कनेक्टेड आ रहा है। ज्यादा बच्चे फिर भी फॉर्म नहीं भरने वाले हैं, 2 लाख 2.5 लाख फॉर्म ही आएगा। और इसमें से भी 50% तो पढ़ ही नहीं रहा है, वो तो केवल फॉर्म भर रहा है। अब ऐसे लोगों से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। मान लीजिए डिग्री आ भी गई, तो ये आप क्या समझ रहे हो, कोई आप उनसे ज्यादा हॉप थोड़ी कर रहे हो। थोड़ा सा पेपर ऊपर नीचे बन गया तो आप क्या समझ रहे हो कि उनका कोई स्टडी थोड़ी की है। लास्ट टाइम पर आप लेकर आ गए, तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही मत करो, है ना। ज्यादा वो नहीं है। डिग्रियां बैठना एक अलग चीज होती है एग्जामिनेशन में। कंपटीशन हार्डली 40-50 थाउजेंड के बीच में है, और 10,000 आपकी वैकेंसी है, मतलब हर 3-4 बच्चे में से एक का सिलेक्शन हो जाता है, जो भी प्रिपरेशन कर। लेकिन हाँ, केवल टेक्निकल के भरोसे मत रहना, क्योंकि नॉन टेक्निकल का पोर्शन ज्यादा कर रखा है इन्होंने। ठीक है, 100 मार्क्स का तो नॉन टेक्निकल ही कर दिया, और पेडागोजी और डाल दी सेकंड के अंदर। 15-20 क्वेश्चन तो आएंगे पेडागोजी के भी, तो 120 नंबर, मतलब 60% पार्ट तो नॉन टेक्निकल का कर रखा है इन्होंने। और पेपर है आपका टेक्निकल का, और 40% टेक्निकल कर रखा है, और उसमें से 80 क्वेश्चन में से 10 सब्जेक्ट आपके दे रखे हैं। अगर हम एवरेज एक पेपर में से 7 या 8 सब्जेक्ट मानते हैं, ऐसे तो है ना किसी सब्जेक्ट को आपका स्किप कर देगा, ऐसा तो होगा नहीं आपके। तो आप ये मान के चले एक सब्जेक्ट कंप्राइज करता है अप्रोक्सीमेटली 7 या 8 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन नहीं आते इस सब्जेक्ट में, है ना। तो नॉन टेक्निकल पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वही ऊपर नीचे करेगा। टेक्निकल में तो सारे टेक्निकल पर्सन आप हो ही, और कोई बहुत डीप नॉलेज की उसने पूछा भी नहीं है आपसे, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4-5 नंबर का फर्क पड़ सकता है बच्चों में, बट नॉन टेक्निकल के अंदर जिसको लोग लाइटली ले रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। नहीं नहीं, देखो कोचिंग में बेसिकली सब टेक्निकल कोचिंग है। एक मिनट बच्चों, टेक्निकल कोचिंग्स हैं, वो टेक्निकल पर फोकस ज्यादा करती है। अब आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप दूसरी कोचिंग अंदर, वो टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि उनका जो कोर एरिया है वो टेक्निकल है। लेकिन मैं ये आपको करना है, मतलब कोचिंग से भरोसे थोड़ी रहना है। कल कोचिंग नहीं करा तो आप थोड़ी ये थोड़ी बेटर हो गए, करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब पेडागोजी है, वो तो फर्स्ट टाइम ही है, कोचिंग वालों को भी नहीं पता पेडागोजी है क्या, ये कंप्यूटर पेडागोजी है ना, वो भी एक समस्या है। और फिर पेपर कैसा आएगा ये भी नहीं मालूम, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है। किस डीप लेवल पे जाएगा, नेक्स्ट टाइम तो सब प्रिपरेशन कर लेंगे अपने हिसाब से, बट आज के तारीख में तो नहीं है ना। अब कई कोचिंग मैंने देखी है, इतना डीप में ले जा रहे हैं बच्चों को टेक्निकल के अंदर। अब क्वेश्चन आएगा, अब जैसे आपका पाइथन है, डॉट नेट है, 20-20 दिन डॉट नेट चल रही है, अरे क्वेश्चन तो एक आएगा उसमें से, करोगे क्या 20 दिन पढ़ के? भाई करोगे क्या? पाइथन के मुश्किल से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब वो टेक्नोलॉजी डाल रखी है आपकी, ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल है, वो सारा एक ही उसमें यूनिट में कवर अप कर रखा है। C++, जावा, पाइथन, मुश्किल से इन सारों को मिला के बच्चे बेटे, अरे बेटे 8 से 10 क्वेश्चन तक आपके इसमें से आते हैं, उस वाले प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में से। अब हर टेक्नोलॉजी को आप एक एक 2-2 क्वेश्चन अलॉट कर सकते हो, 3 हो जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं बन सकते आपके। ये थोड़ी सारे 10 क्वेश्चन पाइथन में दे देंगे आपके। उसके लिए आप 25 दिन पढ़ रहे हो, 30 दिन पढ़ रहे हो, क्या मतलब है उसका? तो ये चीज तो स्टूडेंट को खुद को सोचनी है कि भाई इनको कैसे मैनेज करके आप चलो, नहीं तो फिर टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा आप लोग। सीख में भी अगर आप 3 मिनट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। सी भी अपने आप में बहुत बड़ी है, अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट में जो बहुत चीजें बड़ी हो जाती है। आपको करना क्या है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईए लेवल के, उसी लेवल के आएंगे। थोड़ा सा टिपिकल मान लो भाई, आईए में इसमें ये है कि 3 सब्जेक्ट आपके ज्यादा दे दिए हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वहां नहीं था, ऑपरेटिंग सिस्टम वहां नहीं था, मतलब थोड़ा सा एक डेटा स्ट्रक्चर वहां नहीं था, सैड वहां नहीं था, तो 3-4 सब्जेक्ट आपके एडिशनल जोड़ दिए हैं इसके अंदर। बाकी तो वही आईए सिलेबस है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब मैनेजमेंट साथ साथ लेके चले। और नॉन टेक्निकल पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि टेक्निकल तो कर लोगे 1 से 1.5 महीने में आप, ये है। नॉन टेक्निकल में क्या, आप जैसे राजस्थान जीके से कोई लिमिट तो होती नहीं ना, कहीं से पूछ सकता है आदमी, क्या करोगे उसमें। हालांकि वो सबके लिए इक्वल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टफ है तो पेपर सबके लिए टफ है, इजी है सबके लिए इजी है, बट वो डिफरेंस क्रिएट करता है। अब आप कह रहे हो कि पीजीडीसीए की तैयारी नहीं है, हाँ पीजीडीसीए की टेक्निकल तैयारी तो नहीं है, लेकिन कल को कोई बीए बीएड का बच्चा है, एमए बीएड का है, वो तो ये अभी रीट का एग्जाम देकर ही आया है ना। तो पहला पोर्शन तो पढ़ ही रखा है, भले आउट हो गया पेपर, लेकिन फर्स्ट पोर्शन तो कवर ही है ना। और मान लीजिए उसने पीजीडीसी ले लिया, तो उसके 120 क्वेश्चन तो वैसे ही कवर है ना, तो आपसे तो आगे ही हो गया वो। और केवल 80 क्वेश्चन करने, तो 4 महीने में कर ही लेगा, 80 में से कम कर लेगा 4-5-10 क्वेश्चन, बाकी तो यहाँ तो कवर कर लेगा वो। अब पेडागोजी है, पेडागोजी तो पढ़ती ही है ना वो लोग, थोड़ा सा और पढ़ लेगा, क्या दिक्कत है। राजस्थान जी के उसका कवर है, हिस्ट्री कवर है, ज्योग्राफी कवर है, सारी चीज कवर है उसकी। तो यहाँ आपके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो रहा है। इसलिए कह रहे थे कि पीजीडीसी अगर अप्लाई नहीं करता, तो आपके लिए वो बेनिफिट हो जाता कि बच्चे केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन बीसीए होनी चाहिए थी,
यही मुद्दा उठाया गया था कि इसकी जो ग्रेड है वो थर्ड ग्रेड मिनिमम होनी चाहिए थी। बेसिक की सीनियर की रखनी चाहिए थी सेकंड ग्रेड, और एक लेक्चर पोस्ट होनी चाहिए थी, वो फर्स्ट ग्रेड हो जाती है यहाँ पे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो जाती है। और ग्रेजुएशन में जब आप थर्ड ग्रेड रखते हो तो एनसीटी का रूल है कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन जरूरी है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बीसी हो जाती है, फिर पीजीडीसी वगैरह सब बाहर होता है थर्ड ग्रेड। अभी इन्होंने रखी है 2800। 2800 ग्रेड पर ये मान के चल रहे हैं कि प्योर टीचिंग पोजीशन नहीं है, करवाएंगे टीचिंग। अभी तो ये देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो 2800 ग्रेड पे टीचिंग होता ही नहीं, मिनिमम 3600 होती है टीचिंग का, तो ये 2800 कहाँ से आ गई। और अगर ये कहते हैं कि जनरल पोजीशन है, जैसे आईए होती है ऑफिशियल काम के लिए सब कुछ है, तो फिर तो ले सकते हैं पीजीडीसी उस केस में। तो इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन कम करके ग्रेड कम कर दिया आपकी, तो पूरी बदल बर्बाद कर दिया। खैर चलो, इनपुट आउटपुट स्टार्ट करते हैं। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट से यहाँ सेंस ये नहीं निकलता है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है। ये सब तो फंडामेंटल्स में पढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, है कि भाई इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस से मतलब ये है कि जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं और सीपीयू है, इनके बीच में डेटा का ट्रांसफर कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर्स कैसे होते हैं, ठीक है। और जो सिस्टम बसेस हैं उसके अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है, मेमोरी का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीज हम इनपुट आउटपुट के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट में आता है पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं बताएं, किसी को पता है। जो डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो सीपीयू से कनेक्टेड होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, पेरिफेरल। एक्सेप्ट रैम, रैम को पेरिफेरल डिवाइसेस में कंसीडर नहीं करते, वो भी तो सीपीयू से कनेक्ट होती है लेकिन उसको कंसीडर नहीं करते पेरिफेरल डिवाइसेस में। तो कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस या कोई भी डिवाइसेस which connected with CPU is called peripheral devices। ठीक है, कोई भी इनपुट डिवाइस आ जाएगी, आउटपुट डिवाइसेस है, एक्सेप्ट रैम। ठीक है, अब चाहे वो इनपुट डिवाइस हो पेरिफेरल के अंदर, अब वो इनपुट डिवाइस भी हो सकती है, ठीक है, वो आउटपुट डिवाइस भी हो सकती है, और वो स्टोरेज भी हो सकता है, मतलब रैम रोम, रैम के अलावा जो भी है सेकेंडरी है, सब कुछ है, तो ये स्टोरेज भी हो सकता है। इनपुट डिवाइस में जो भी इनपुट डिवाइस आ रही है, कीबोर्ड वगैरह जैसे माउस वगैरह, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर वगैरह हो गया, मॉनिटर्स हो गए। स्टोरेज के अंदर जो भी आपकी सेकेंडरी है, हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव्स है, पेन ड्राइव्स है, ये सारी किस्में आ गई आपकी स्टोरेज के अंदर आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जो इनपुट आउटपुट है वो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं होता है, मतलब सारी डिवाइस, तो उसके बीच में ऐसा क्या होता है जो इनके कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। कि अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि सेकेंडरी डिवाइस है, वो आपके सीपीयू से जो कनेक्टेड है वो किस तरह से कनेक्ट हुई, सीपीयू की जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा है, और जो सेकेंडरी मेमोरीज वगैरह होती है हार्ड डिस्क उनकी कम है, इनका सिग्नल्स अलग होते हैं, उसके सिग्नल्स अलग होते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ होती है जो इनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है।
तो इनके बीच में होता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, जैसे ड्राइवर्स जिसको हम बोलते हैं ना अपने, सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स, हार्डवेयर ड्राइवर्स, वो एक तरह से इंटरफेस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये सीपीयू है और ये इनपुट आउटपुट है आपका, ये आपका सीपीयू है और ये है आपका इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो इसके बीच में एक इंटरफेस होता है। अब ये इंटरफेस कुछ भी हो सकता है, जनरली सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड ड्राइवर्स होते हैं आपके, है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड ड्राइवर्स हैं। ये क्या कहलाता है आपका इंटरफेस। अब ये इंटरफेस जो है वो इनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, अगर इंटरफेस नहीं होगा तो इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो इंटरफेस क्या काम कर रखा है, पहली बात तो है सिग्नल को समझने का, समझाने का काम करता है ना, सिग्नल कम्युनिकेशन का काम करता है एक तो ये। अब सिग्नल कम्युनिकेशन का काम इसलिए करेगा कि जो सीपीयू है वो अलग तरह के सिग्नल भेज रहा है। ये जो डिवाइस है, मान लीजिए आपकी हार्ड डिस्क है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, तो दोनों के सिग्नल्स अलग अलग होंगे, तो उनको एक तरीके से कम्युनिकेशन करने का काम कौन कर रहा है, आपका इंटरफेस कर रहा है। दूसरा क्या काम करता है, सिंक्रोनाइजेशन का काम कर रहा है, स्पीड को मैनेज करके चलता है। इसकी स्पीड ज्यादा है, अगर मान लीजिए कोई हार्ड डिस्क वगैरह है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होने के कारण उनकी स्पीड में काफी वेरिएशंस होता है, तो वहां क्या करता है, ये सिंक्रोनाइज करता है, स्पीड का सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है, स्पीड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तीसरा काम क्या कर रहा है, ये डेटा फॉर्मेट का मैनेज करता है। अब जैसे सीपीयू है, सीपीयू सारी वैल्यू बाइनरी में लेगा, है ना, जो भी साइन नंबर है उसको टूस कॉम्प्लीमेंट में करेगा। और हो सकता है जो दूसरी डिवाइसेज हैं वो दूसरे फॉर्मेट में काम कर रही हो, हर डिवाइस केवल सीपी वाली फॉर्मेट, जैसे अपना सी सी प्लस प्लस जावा है, अपन तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, कन्वर्ट करने के लिए तो वहाँ है, लेकिन बहुत सी ऐसी होती है, हम फोटो खींचा है, अब वहां तो कोई कंपाइलर काम नहीं होगा ना, फोटो भी 10 में होगा। तो किस तरीके से इनके बीच में डेटा फॉर्मेट का मैनेज करना है, उनको कम्युनिकेट करवाना है, वो काम भी कौन सा कर रहा है, आपका इंटरफेस कर रहा है। तो डेटा फॉर्मेट का काम भी, डेटा फॉर्मेट मैनेजमेंट, ये काम भी कौन सा कर रहा है, इंटरफेस। अब इंटरफेस कोई भी हो सकता है, इंटरफेस का नाम नहीं दिया, इंटरफेस का एक चीज है, अब कुछ भी हो सकती है, ड्राइवर्स भी हो सकते हैं, हो सकता है ए टू डी कन्वर्टर भी हो। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे फोटो है, मैंने आपको बताया था, फोटो आप क्लिक करते हैं तो फोटो हम तो क्लिक कर लिया, अंदर तो 01 के अंदर ही स्टोर होगा। तो उसमें क्या होता है कि आपका कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, वो फोटो स्टोर नहीं कर रहा, वो कलर कॉम्बिनेशन स्टोर करता है, कि ब्लैक का कलर होगा, मान लीजिए उनका जो कोडिंग है उस हिसाब से 00 हो गया आपका। ब्लैक के भी 25 या 30 टाइप के कलर्स हैं। ठीक है, तो फिर उसका कलर 01 हो गया, इसका 10 हो गया, फिर व्हाइट का हो गया 11। तो इस तरह की फॉर्मेट में जाके वो स्टोर होते हैं, है ना। आईटीसी, वो इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ कोडिंग आपके सब्जेक्ट चलता होगा, उसमें पूरा डिटेल्स में दे रखा है ये किस तरीके से पिक्चर इंटरनली स्टोर होती है। फिर जब आप इसको वापस क्लिक करते हैं तो उनको मालूम रहता है 11 का मतलब ये था, तो वो क्या करता है, उस तरह से फोटो को जोड़ के आपको दे देता है। वो बेसिकली फोटो स्टोर नहीं कर रहा, वो भी नंबर ही स्टोर कर रहा है अंदर जाके, तो वहां भी इंटरफेस लग रहा है आपका। ठीक है, तो वो बेसिकली इंटरफेस है। इंटरफेस ड्राइवर से मतलब नहीं है, ड्राइवर तो है, इसके अलावा कोई भी इंटरफेस हो सकता है जो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर इंटरफेस नहीं होगा तो ना तो सिग्नल, एक जैसे सिग्नल तो हो नहीं सकते, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई किस तरह की डिवाइस है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस है, तो सिग्नल को मैनेजमेंट करता है, स्पीड का वेरिएशन को मैनेजमेंट करता है, और डेटा फॉर्मेट को मैनेज करने का काम करता है। अगर इंटरफेस नहीं है तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आपका नहीं हो सकता। तो पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, सेकंड थिंग्स है आपकी, लिख लो। आवाज यहाँ से होती है, बजट कब आ रहा है, 23 को? बजट कब है? हाँ, 22 को या 23 को है। उसमें काफी घोषणाएं हो सकती हैं आईटी वालों के लिए, हो सकता है इसकी घोषणा उसी के अंदर हो। अभी तक इन्होंने किया नहीं है, इस वक्त निकाल तो दी है, बट इसको नेक्स्ट बजट में शामिल करेंगे। आईटी में 4 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आ रही हैं इस बार। एक तो ड्यूआईटी, ये तो निकल ही गई है आपकी। एक ड्यूआईटी में है 1200 या 1300 वैकेंसी, आईए की है 200 वैकेंसी प्रोग्रामर्स की है। तो काम चल रहा है, अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तीसरी वैकेंसी है वो संस्कृत शिक्षा की, जिसमें 2000 कंप्यूटर टीचर्स की
अलग से वैकेंसी निकल रही है। और चौथा काम चल रहा है वो है पुलिस डिपार्टमेंट में अपना आईटी डिवीजन बन रहा है। तो वो भी डीओआईटी के तहत दो पोस्ट क्रिएट करेगा, एक तो आईए वाली पोस्ट क्रिएट करेगा और एक करेगा प्रोग्रामर की। तो प्रोग्रामर का जो नाम दिया है वो दिया है साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, क्योंकि इनके जो थाने होते हैं ना साइबर थाने, वहां पर वो लगेगा, तो वो प्रोग्रामर जैसी पोस्ट होगी आपकी। उस पर अभी काम चल रहा है। वो पुलिस वाली तो शायद नेक्स्ट ईयर आएगी, इस साल नहीं आएगी। बाकी ये तीनों वैकेंसियां इस साल आ जाएंगी। चलो, इसलिए पढ़ते जाओ, पढ़ाई आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपकी जो संस्कृत शिक्षा में उसमें भी सेम सिलेबस है आपका। इवन आईए के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही है, उल्टा आईए का तो कम है आपका, इससे भी कम है आपका सिलेबस। तो तीन में तो ये रहा है ना। अब मान लीजिए इन केस आपका नहीं होता है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि 10,000 वैकेंसी है, बट मान लीजिए 2% या 1% केसेस तो नहीं भी हो रहा है, तो उसकी वैकेंसी तो मई जून में आएगी ना आपकी। और एग्जाम होगा आपका सितंबर अक्टूबर तक, तो आपकी प्रिपरेशन यूटिलाइज हो जाएगी। कहाँ दिक्कत है आपकी। आईए है उसका भी एग्जाम अगस्त सितंबर तक होगा, उससे पहले तो हो नहीं सकता अब एग्जाम। अप्रैल मई से पहले तो वैकेंसी नहीं आ रही ना आपकी, आप आराम से कर सकते हैं। लग जाइए, अदरवाइज मार्केट बहुत खराब है। प्राइवेट सेक्टर का मार्केट, या तो आप डेवलपमेंट में चले जाइए, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ऑपरेटर बना के छोड़ देते हैं। तो अच्छी ध्यान रखना इस चीज का। अब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट और सीपीयू का जो कम्युनिकेशन होगा ना। सीपीयू है आपका वो इनपुट आउटपुट और जो मेमोरी होती है इससे किस तरीके से सिस्टम बस कनेक्ट होती है या कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो सिस्टम बस के आर्किटेक्चर के बेसिस पर हमने इसको तीन पार्टों में बांटा है ना। हम क्या कह रहे हैं कि सीपीयू जो होता है वो कम्युनिकेट करता है, कनेक्टेड होता है आईओ से और मेमोरी से। तो किससे होगा, सिस्टम बसेस से होता है ना, मेमोरी से कनेक्टेड। और आईए से भी सिस्टम बसेस से ही होता है आपका। अब ये है कि सिस्टम बस की के आर्किटेक्चर को हम किस तरह से चेंजेस करें कि भाई इनका जो वर्किंग है वो प्रोसेस में आए। तो सिस्टम बस के आर्किटेक्चर के हिसाब से तीन पार्ट में बांटा है। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है ना, उसमें आता है मेमोरी मैप्ड आईओ और आईओ मैप्ड आईओ। वो क्या होते हैं। तो पहले देखो आप कि मान लीजिए ये आपका सीपीयू है, ये सीपीयू है और ये आपकी मेमोरी है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वाली सिंपल चीजें हैं। और ये है आपकी इनपुट आउटपुट। अब ये है आपका सिस्टम बस। ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि सर यहाँ सिस्टम बस है और यहाँ भी सिस्टम बस है। तो एक कंडीशन तो आप ऐसा कीजिए कि जब भी मेमोरी से और इनपुट आउटपुट से सीपीयू को जोड़ें, तो आप ऐसा कीजिए कि दोनों की सिस्टम बस को अलग कर दीजिए। इसकी सिस्टम अलग रहेंगी और इसकी अलग रहेंगी, आपकी पूरी तरह से अलग हो जाएंगी। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, ऑल सिस्टम बसेस will be different for memory and input output। ठीक है, ये तो रही पहली कंडीशन। बट इसमें एक दिक्कत ये होती है कि ठीक है आपने अलग तो कर लिया, बट एक तो क्या सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि तीन बसें यहाँ हो गई, तीन बसें यहाँ हो गई, फिर कितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती है, कई चीजें होती है। और फिर जो कॉस्ट भी बढ़ रही है, आप सिस्टम बसेस बढ़ाओगे तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, बड़ा सिस्टम होता चला जाता है, फिर मैनेज करने में उसको दिक्कतें आती हैं। तो ठीक है, एक आर्किटेक्चर तो है ही अपने सिस्टम बेसिस के बेस पर, लेकिन सेकंड जो आया उसने कहा कि सर ये चीज थोड़ी सी ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा सेकंड आर्किटेक्चर के अंदर या सेकंड सिस्टम बस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि आप ऐसा करें कि जो एड्रेस बस है और जो डेटा बस है इसको तो आप कॉमन रखें, और जो कंट्रोल बस है उसको आप अलग अलग कर दें। इसने क्या कहा कि एड्रेस बस है ना, ये तो एड्रेस बस है, ये डेटा बस है, और ये क्या थी आपकी कंट्रोल बस। वो ये कहता है कि एड्रेस बस है इसको आप कॉमन रख लें, डेटा बस है इसको आप कॉमन रख लें, और जो कंट्रोल बस है इसको अलग रख दें। ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आयो मैप्ड आयो। ये कंडीशन क्या कहलाती है, आयो मैप्ड आयो। इसमें क्या हो रहा है, एड्रेस बस और डेटा बस ये तो कॉमन है और कंट्रोल बस अलग है। तो इसमें आयो मैप्ड बायो में क्या हो रहा है आपका,
एड्रेस बस और डेटा बस, ये तो क्या है आपकी कॉमन रहेंगी, और जो कंट्रोल बस है वो आपकी अलग रहेगी। अब होता क्या है कि सर सीपीयू को अगर आईओ एक्सेस करना है, कोई आईओ डिवाइस एक्सेस करनी है और सीपीयू को मेमोरी एक्सेस करनी है, तो सीपीयू क्या करेगा कि सर एड्रेस और डेटा बस करेगा किस तरीके से, भाई जो कंट्रोल बस है ये अगर उसको आईओ डिवाइस एक्सेस करनी होगी तो वो क्या करेगा, आईओ डिवाइस जो कंट्रोल है वो क्या करेगा, आईओ रीड और आईओ राइट सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। तो इस क्योंकि कंट्रोल बस अलग कर रखी है ना इसकी, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो कंट्रोल बस है, जैसे सीपीयू को कोई आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सेस करनी है तो ये क्या करेगा, आईओ रीड और आईओ राइट ये सिग्नल कर देगा। आईओ रीड का मतलब आईओ से डेटा ले रहे हो, और आईओ राइट का मतलब डेटा पुट करा रहे हो, दे रहे हो उसको कोई भी आउटपुट डिवाइस को। और डेटा बस और एड्रेस बस आपकी कॉमन हो जाएंगी, मतलब जो डेटा दोगे एड्रेस वो इससे दोगे, डेटा लाओगे इसी से, और कंट्रोल बस आपको मैनेज करेगा अलग से, है ना। और अगर मेमोरी को एक्सेस करना है, आपको मेमोरी के एड्रेसेस को एक्सेस करना है, तो जिसकी कंट्रोल बस अलग है तो ये क्या करेगा, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब अब आप मेमोरी को एक्सेस करने वाले हो, ठीक है। सिस्टम बसेस सेम रहेंगी, तो वहां ये सिस्टम बस मेमोरी को रीड करेंगी और इसको राइट करेंगी। इन दोनों के एड्रेसेस अलग अलग होंगे, मेमोरी आईओ के एड्रेस अलग रहेंगे और मेमोरी के जो एड्रेसेस है वो अलग रहेंगे। जैसे इनपुट आउटपुट जोड़ते हो ना, इनका भी एक एड्रेस होता है। आपने एक सिस्टम से 5 इनपुट आउटपुट जोड़ दिए, अब सीपीयू कैसे मालूम चलेगा, उनके एक एड्रेसेस होते हैं, हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है आपका, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट के जो एड्रेसेस हैं इस इनपुट आईओ मैप्ड आईओ के अंदर अलग से रहते हैं, है ना। और इसके अंदर मेमोरी के जो एड्रेसेस हैं वो अलग रहते हैं। अब जो तीसरा कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसमें क्या होता है, इसके सारे एड्रेसेस मेमोरी से ही लिए जाते हैं आपके, उसको बोलते हैं मेमोरी मैप्ड आईओ, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या रहेगी आपकी कि सर आपने क्या किया है, कंट्रोल बस है इसको भी आपने कॉमन कर दिया है, जो कंट्रोल बस है इसको भी आपने कॉमन कर दिया है, ठीक है। इस सिचुएशन को हम क्या करेंगे, तीसरी सिचुएशन क्या रहेगी आपकी, मेमोरी मैप्ड आईओ। ये क्या कह रही है सर, आपने सारी सिस्टम बसेस कॉमन कर दी, एड्रेस बस, डेटा बस और तीसरी क्या है, कंट्रोल बस, ये सब कॉमन रहेगी। और आईओ का जो भी एड्रेस है वो मेमोरी से ही लिया जाएगा, उसका अलग से स्पेस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा आईओ डिवाइसेस के लिए। अब ये काम कैसे करेगा सर, देखो होगा क्या कि मेमोरी में मान लीजिए कोई आपके पास एड्रेसेस है, मेमोरी की साइज है, मैं ये मान के चलता हूं कि इसके अंदर 4 डिवाइसेस हम इनपुट आउटपुट जोड़ सकते हैं। तो हम पहले ही क्या करेंगे, 4 जो इनपुट आउटपुट का एड्रेसेस है ना वो इसके लिए अलॉट कर लेंगे आईओ में, इसी की मेमोरी से अलॉट कर लेंगे। मैं ये कहता हूँ कि सर 0001 जीरो मान लो, 0001 001000100 मैं ये कहता हूँ कि 5 जो एड्रेसेस ये इनपुट आउटपुट के एड्रेसेस हैं, जो भी इनपुट आउटपुट आप डिवाइस करोगे तो उनके एड्रेसेस ये रहेंगे, और बाकी जो रहेंगे वो मेमोरी के जो डेटा है और जो भी प्रोग्राम्स हैं वो सब रहेंगे आपके। अब सिस्टम बस एक ही है आपकी, तो आप जैसे ही करोगे ना कि 001 पे इनपुट आउटपुट है तो वो यहाँ का एड्रेस लेके जाएगा, ठीक है। कोई दूसरी इनपुट आउटपुट दी हुई है तो वो यहाँ एड्रेस लेगा, मतलब ये 5 यहीं से रिजर्व कर दिए हैं आपने। और पहले क्या था, इनपुट आउटपुट का जो एड्रेस था वो इनपुट आउटपुट से लेना पड़ रहा था उसको, तो उसका इनपुट आउटपुट एड्रेस स्पेस अलग था और मेमोरी का एड्रेस स्पेस अलग था। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एड्रेस है मेमोरी का उसी को यूटिलाइज करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, अलग से इनपुट आउटपुट को कोई एड्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेमोरी के स्पेस से ही इनपुट आउटपुट का एड्रेसेस लिए जाते हैं। इस इनपुट आउटपुट के अंदर ही होते हैं वो सारे, उसमें स्पेस होता है, आप इसलिए कह रहा हूँ उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट एड्रेस स्पेस, ठीक है। वो मेमोरी के उस एड्रेस से स्पेस से नहीं ले रहा था, उसको वहीं से लेना पड़ रहा था, इसीलिए उसका था आईओ मैप्ड आईओ था, कि मतलब इनपुट आउटपुट जो ले रहे हैं वो आईओ से ही ले रहे हैं आप। इसका है मेमोरी मैप्ड आईओ, कि जो भी इनपुट आउटपुट का एड्रेस ले रहे हैं वो मेमोरी से ले रहे हैं, मेमोरी स्पेस से ले रहे हैं, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ठीक है। जब अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही तो फिर अलग सिस्टम बसेस बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको,
सेम सिस्टम बस से यूज हो जाएगा। ये 5 आपने रिजर्व कर दिया। अगर आप सोचते हो 10 डिवाइस मुझे ज्वाइन करनी है, 10 डिवाइस, तो 10 स्पेस आपने रिजर्व कर दिए। 20 है तो 20 रिजर्व कर दी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वो सारा स्पेस कहां से कवर हो रहा है? मेमोरी से कवर हो रहा है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहा जाता है? मेमोरी मैप्ड आईओ। ठीक है, अब आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो सर? इनपुट आउटपुट के अंदर इनपुट आउटपुट के एड्रेस के लिए अलग एड्रेस स्पेस होता है, मेमोरी के लिए सेम स्पेस मेमोरी के लिए होता है, सेम वाला इनपुट आउटपुट के लिए होता है। पहली सिचुएशन ये हो गई। अब यहाँ इनपुट आउटपुट को एक्सेस करने के लिए अलग इंस्ट्रक्शन सेट चाहिए कि भाई अलग से डिवाइसेस हैं, तुमको एक्सेस कैसे करोगे? उसके लिए इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, एड्रेसिंग मोड हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मालूम होना चाहिए। ठीक है, जनरल चीजें अलग लगती हैं इसके। और इसके लिए क्या होती है? कॉमन ही इंस्ट्रक्शंस लगती है आपकी। भाई मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन सेट बनेंगे आपके, वो कॉमन रहेंगे क्योंकि आप एक ही तो एड्रेस स्पेस आप यूज ले रहे हो। तो ये इन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं इसमें जाके। ठीक है, ये रहेगा मेमोरी मैप्ड आईओ और आईओ मैप्ड आईओ। अब ये इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं, एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं, ये आपको इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एड्रेसिंग मोड तो आपके सीनियर इंस्ट्रक्टर वाले में है, जूनियर में नहीं। एड्रेसिंग मोड बेसिकली वो होता है ऑपरेंड को देने का तरीका इंस्ट्रक्शंस के अंदर। जैसे आप हायर लेवल लैंग्वेज में पढ़ते हो ना, ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये ऑपरेंड है ना, जो डेटा है वो कैसे दिया जाता है। तो जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है उनका अपना एक तरीका होता है। जैसे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, इनडायरेक्ट रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड्स हैं। तो देने का एक तरीका है, उसको 10 या 12 तरीके हैं, वो सारा चीजें की जाती है। फिर वो प्रोग्रामिंग्स वगैरह में काम में भी आते हैं। अब ये आपका एड्रेसिंग मोड दे रखा है सीनियर इंस्ट्रक्टर में, इसलिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना है। एक बार लिखवा देता हूँ इसको। नहीं, मैं लिखवा, लिस्ट को लिख लो, एक बार लिखवा देता हूँ मैं आपको। कंप्यूटर के पेपर भी आ रहे हैं क्या मार्केट में? हैं? 1 महीने पहले पेपर भी आ जाएंगे? सॉल्ट पेपर नहीं, ओरिजिनल पेपर। सॉल्ट पेपर क्या करेगा? सॉल्ट तो सभी है सारी। नहीं आएंगे, कैसे नहीं आएंगे? हर पेपर हर क्वेश्चन के आ रहे हैं, इसमें क्या है? ऐसा कोई भी एग्जाम बता दो जिसके पेपर नहीं आए, सबके आए हैं। हालांकि इस बार थोड़ा सा टाइट रहेगी गवर्नमेंट, मुझे उम्मीद कम है कि शायद नहीं हो पाएगा। कानून भी पास कर रही है फरवरी में। कितने के आ रहे हैं? बोल मत देना, पकड़ ले जाएगी एसओजी। कुछ नहीं आएगा इस बार, तैयारी करो अच्छी। ये अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, पेपर नहीं आ रहा है क्योंकि ये काम पहले हो गए सारे नीट वाले। तो गवर्नमेंट थोड़ी सी टाइट हो जाएगी इस बार। और जो ये काम करते हैं वो भी डरेंगे आप, नहीं तो कंप्यूटर्स के अंदर सुनने में आ रहा था अगर ये पहले आ जाती तो बहुत गिरोह सक्रिय हो चुके थे इसको लेके। ये फर्स्ट टाइम आ रही है ना, तो गेम बजा देते। अब आप सेफ पोजीशन में हो ना, तो देखते हैं। ऐसी कोई वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई है गवर्नमेंट की जिसमें पेपर आउट नहीं हुए। मेमोरी मैप्ड आयो और आयो मैप्ड आयो, क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर? सेम एड्रेस स्पेस are used for memory and input output devices. IO address space
ठीक है। इसके बाद आता है मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर, कि मोड जो डेटा ट्रांसफर रहेगा, जैसे सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच में जो डेटा का कम्युनिकेशन होगा, डेटा का ट्रांसफर्स होगा, वो किस तरीके से होगा। तो उसमें तीन तरह के ट्रांसफर्स मोड दे रखे होते हैं। एक है प्रोग्राम्ड आईओ, ठीक है, एक इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, और तीसरा होता है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है। डीएमए सीनियर स्टैटिस्टिक्स सिलेबस में, बट फिर भी करेंगे अपन, है ना, तो भाई समझने में उसमें आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्या फर्क पड़ रहा है। और मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर में प्रोग्राम्ड आईओ है, एक इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ है, और तीसरा है डीएमए। इनकी वर्किंग अपने को देखनी है। मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर कह दीजिए, डेटा ट्रांसफर कह दीजिए। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसफर ये तीन तरीके का होता है। प्रोग्राम्ड आईओ, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ या इनिशिएटेड आईओ, और तीसरा है डीएमए। डीएमए का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है। ये तीन मोड के अंदर डेटा का ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका सीपीयू है, ये आपकी मेमोरी है, और ये आपका इनपुट आउटपुट है। ठीक है। ये सीपीयू है, ये आपकी मेमोरी है, और ये इनपुट आउटपुट है। ये एड्रेस बस है, ये डेटा बस। देखो प्रोग्राम डायो में क्या होता है, पहले हम प्रोग्राम डायो करते हैं। ठीक है। प्रोग्राम डायो में क्या होता है कि जो अपना सीपीयू है वो प्रोग्रामेबल डिवाइस है, जो डेटा का ट्रांसफर भी करेगी या फिर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करेगी, वो प्रोग्राम्ड वे में करेगी। कहने का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए एक बाइट डेटा का ट्रांसफर कर रहे हैं। बाइट कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, मैं तो कह रहा हूँ डेटा का ट्रांसफर कर रहे हैं। बट सीपीयू के साथ दिक्कत ये है कि प्रोग्रामेड डिवाइस होती है। तो डेटा का ट्रांसफर क्या करेगी, पहले उसको फेच करेगी, इसको डिकोड करेगी, इसको एग्जीक्यूट करेगी। जबकि हमें डिकोड का इनका कोई मतलब ही नहीं, हमें डेटा का ट्रांसफर ही तो करना था ना। कोई कोई ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन को हम कोई एग्जीक्यूट तो करना नहीं है, सिर्फ डेटा का ट्रांसफर करना है। लेकिन जो भी करेगी उसी वे में करेगी, ये प्रोग्रामेबल डिवाइस है। तो अब इसमें दिक्कत ये होती है सर, प्रोग्रामेबल जो आईओ होता है वो ये कहता है कि अगर सीपीयू करता है तो सीपीयू का तो यही तरीका है करने का। ठीक है। चल सीपीयू जो है वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी कर सकता है और डेटा का ट्रांसफर भी कर सकता है, ये तो ओवरऑल अथॉरिटी है आपकी। ठीक है। तो प्रोग्राम आईओ ये कहता है कि सारा काम कौन कर रहा है, आपका सीपीयू कर रहा है। ठीक है। और सीपीयू कैसे कर रहा है, वो अपनी जो आपकी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसके थ्रू ही कर रहा है। अब दूसरा ये है कि सर इनपुट आउटपुट के बीच में जब डेटा का ट्रांसफर करेगा ये, तो इनपुट आउटपुट को कैसे मालूम चलेगा, अगर इनपुट आउटपुट ने कोई रिक्वेस्ट दी, तो ये किस तरीके से मालूम चलेगा कि इनपुट आउटपुट ने रिक्वेस्ट दी है, मुझे उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है ना। तो कैसे इसका मालूम चलेगा, इसमें कोई ऐसा कोई प्रोविजन दे नहीं रखा कि इनपुट आउटपुट को कोई परमिशन नहीं दे रखी है कि आप उसको इन्फॉर्म कर सकें। तो ये क्या करेगा, जैसे अगर आपने मुझे कोई देना है या प्रिंटर में है कि सर मुझे प्रिंट देनी है, प्रिंटर में पेज खत्म हो गए हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो वो प्रिंटर खाली बैठा रहेगा। ठीक है। वो अपना स्टेटस तो ऑन कर देगा,
कि मुझे सर्विस, लेकिन वो कोई इन्फॉर्म नहीं कर सकता। तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू में एक टाइम इंटरवल होता है, वो पीरियडिकली सबको चेक करता रहता है कि मान लीजिए 5 मिनट तो वो प्रोग्राम को, डेटा को ट्रांसफर करेगा, 5 मिनट के बाद वो चेक करेगा कि कोई चीजें स्टेटस ऑन है क्या, कोई सर्विस की डिमांड कर रहा है क्या। तो 5 मिनट बाद उस सर्विस को ऑन करेगा, उसको कंप्लीट करेगा, फिर वापस एग्जीक्यूशन में लग जाएगा अपना सारा काम बनने में। मतलब उसका जो टाइम स्लॉट आपको दे रखा है सीपीयू का, कि इस टाइम पीरियड के बाद आपको कोई भी सर्विस आ रही है, कोई भी इंटरप्ट आ रहा है, उसको आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो वो पीरियोडिकली सारा काम कर रहा है कि भाई एक पीरियोडिक है, आपने इसमें 5 मिनट का सेट कर दिया, 5 मिनट के बाद वो सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक करता है। अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो फिर उसके बीच में कोई कम्युनिकेशन है, कोई सर्विस की डिमांड है, कुछ भी है, तो उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, फिर अपने काम में लग जाता है, डेटा प्रोसेसिंग के काम में। ठीक है, तो ये जो डिवाइस कहलाती है वो क्या कहलाती है, आपकी प्रोग्राम्ड आईओ डिवाइस। नहीं, ये सेट होता है उसके अंदर, हाँ, प्रोग्रामिंग के हिसाब से, अपना नहीं है काम। लेकिन अभी फिलहाल ये आते भी नहीं है। अब जो मैक्सिमम जो होता है ना, वो डी में बेस्ड होते हैं उसके अंदर, है ना। तो अब तो ये रिक्वायरी तो पुराना हिसाब किताब था, इसलिए प्रेजेंट सिस्टम्स में तो इसका यूज ही नहीं है। दूसरा इंटरप्ट ड्रिवन आईओ क्या है, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ ये कहता है कि सर काम तो सीपीयू कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप ऐसा कीजिए कि जो आईओ है उसको अपनी रिक्वेस्ट भेजने की परमिशन दे दी है उसने। अब सीपीयू क्या करेगा, जैसी रिक्वेस्ट आएगी तो वो क्या करेगा, जैसे रिक्वेस्ट आई तो पुराना जो प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट कर रहा था उसको तो वहीं पर रोक देगा, और इसकी जो सर्विस है पहले सर्विस को प्रोवाइड कराएगा और उसके बाद प्रोग्राम को रिज्यूम कर लेगा। जैसे मैंने आपको बताया, यूट्यूब आप देख रहे हैं, यूट्यूब देखते देखते कोई आपके पास फोन कॉल आ गया, तो क्या करो, पिक करना नहीं करना आपकी वो है, लेकिन फोन कॉल आ गया तो आप फोन कॉल को उठाते हैं, तो जो प्रोग्राम है पुराना यूट्यूब वो वहीं पे रुक जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, और रुकने के बाद जैसे फोन कॉल आपका बंद हो गया तो वो वापस वहीं से रिज्यूम होता है जहां से आपने रखा था। वो इंटरप्ट ड्रिवन आयो है, जो सिस्टम आते हैं वो इंटरप्ट ड्रिवन आयो बेस्ड आते हैं। तो अब वो प्रोग्राम डायो नहीं है, प्रोग्राम डायो तो है ही, सीपीयू तो काम कर ही रहा है, लेकिन उसमें ये फैसिलिटी आपकी और ऑर्डर कर दी है। अब ये काम कैसे करता है सर इंटरप्ट ड्रिवन आयो, इंटरप्ट ड्रिवन आयो में ये होता है कि जैसे सीपीयू है, मान लीजिए सीपीयू किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोग्राम में 10 इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 4, इंस्ट्रक्शन 5, 5 मान लो, ये एक प्रोग्राम है आपका। अब सीपीयू इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है कि सर 1 किया, तो इसका फेचिंग डिकोडिंग एग्जीक्यूशन हो गया, फिर इसका हो गया, फिर इसका हो गया। अब तीसरी जब इंस्ट्रक्शन चल रही थी तभी फोन कॉल आ गया सर। तो अब सीपीयू क्या करेगा, पहले तो इस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगा, थर्ड वाली को, फिर अब उसको रिटर्न कहाँ होना है, 4 पे होना है, तो वहां क्या एक स्टैक होता है, स्टैक रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, स्टैक जो होता है, स्टैक डेटाबेस वाला नहीं, डेटा स्ट्रक्चर वाला, स्टैक करके यहाँ एक रजिस्टर होता है 8085 में 8086 के अंदर रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स है। इसलिए आपको नहीं पढ़ाए गए थे क्योंकि वो माइक्रो ऑपरेशन में काम में नहीं आ रहे थे। बाकी रजिस्टर्स और भी होते हैं, अकोमुलेटर भी होता है आपका, पीएसडब्ल्यूज भी है, वो आर्किटेक्चर में यूज तो आते हैं लेकिन माइक्रो ऑपरेशन में नहीं आते थे। आपके सिलेबस में रजिस्टर एंड माइक्रो ऑपरेशंस बेसिकली, तो आपको वो 4 स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर्स बताए थे। अब ये है सर कि 3 हो गया, अब इसको रिटर्न कहाँ होना है, उस सर्विस को 4 पे रिटर्न होना है, तो वो जो 4 का जो एड्रेस है वो किस में डाल देता है, स्टैक मेमोरी में डाल देता है। ठीक है, 4 का एड्रेस डाल दिया यहाँ 0110, और वो फोन कॉल रिसीव करने चला जाता है सर। अब ये फोन कॉल जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसको मालूम है ना कि जो एड्रेस पे पहुंचना था वो एड्रेस कहाँ पर है, वो आपने स्टैक मेमोरी में डाल रखा था, तो वो क्या करता है यहाँ से पॉप कर लेता है इसको, पहले तो पुश करता है इस एड्रेस को, फिर बाद से पॉप कर लिया। पॉप करने के बाद ये है कि वो दोबारा वापस उस प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं करेगा, वो रिज्यूम करेगा कहाँ से, फोर्थ इंस्ट्रक्शन से। 3 इंस्ट्रक्शन तो कर चुका था, अब करेगा फोर्थ इंस्ट्रक्शन जाके। हाँ, पहले जो इंस्ट्रक्शन चल रही थी उसको कंप्लीट करने के बाद वो इंटरप्ट पे जाएगा, सर्विस पे जाएगा दूसरी वाली पे। उसको कंप्लीट करने के बाद ये जाता है फोर्थ और फिफ्थ पे। अब मतलब पूरा प्रोग्राम 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो फोर्थ और फिफ्थ से स्टार्ट हुआ है। अब आप एग्जाम्पल लीजिए प्रिंटर का, प्रिंटर में आपने कोई पेज डाले या प्रिंटर पे आपने प्रिंट किया 1 to 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। मान लीजिए आपके पास जो पेजेस हैं प्रिंटर में वो 3 ही पेज है सर, आपने तो प्रिंट दे दी 1 to 5 कमांड, तो क्या हुआ, फर्स्ट पेज प्रिंट हो गया, सेकंड पेज प्रिंट हो गया, थर्ड पेज प्रिंट हो गया। अब इंटरप्ट आ गया, इंटरप्ट क्या, पेज खत्म हो गया, आपने देखा होगा टॉप अप आ जाता है, पेज डालिए इसके अंदर इसमें, तो वो क्या है, वो भी एक इंटरप्ट है, वो एक सर्विस की डिमांड आपसे कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आपने इस पे प्रिंट में पेज डाल दिए प्रिंटर में,
तो अब वो चौथे पे से निकालेगा या 1 2 3 दोबारा निकालेगा? चौथे पे से निकालेगा ना। तो वो क्या करता है कि जो इसका जो एड्रेस है कि अब ये तो हमने कर दी है, इसका एड्रेस किसी स्टैक मेमोरी में वो डाल देगा, पुश कर देगा कि 1 1 अभी हमें जो रिटर्न होना है वो इस मेमोरी पे जाके रिटर्न होना है। और बस जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सर्विस पूरी हो जाएगी, पेज आपने डाल दिए, तो ये यहाँ से पॉप कर लेगा और चौथा और पांचवा पेज आपका निकल के सामने है। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ का। काम सीपीयू कर रहा है, बट इसमें जो डिवाइसेस हैं, इनपुट आउट डिवाइस, उनको अपनी रिक्वेस्ट देने की परमिशन दे दी गई है। वो इंस्टेंटली रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहां इंस्टेंटली नहीं है, वो ऑन करके तो बैठ गया, लेकिन सीपीयू तो अपना पीरियडिकली चेक कर रहा है। जब नंबर आएगा 5 मिनट बाद, जब वो उसको सर्विस प्रोवाइड कराएगा। लेकिन यहाँ क्या इंस्टेंटली दे दिया, अब सीपीयू उसको इंस्टेंटली सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो वो क्या कहलाता है आपका इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। ठीक है, अब ये इंटरप्ट जो होते हैं वो भी कई तरीके के होते हैं। एक आपका हार्डवेयर बेस है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ठीक है, एक मास्केबल है, नॉन मास्केबल है, वेक्टर्ड स्पेस है, नॉन वेक्टर्ड है। वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ये जो इंटरप्ट्स है ये कई तरीके के हैं। एक है आपका हार्डवेयर बेस्ड, एक है आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड। मतलब इंटरप्ट कैसे कैसे जनरेट हो सकते हैं उस पर बेस्ड है। तीसरा है मास्केबल इंटरप्ट, दूसरा है नॉन मास्केबल, ठीक है, पांचवा है वेक्टर और छठा है नॉन वेक्टर। ये सारे टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स हैं। टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट का मतलब सिंपल सा है कि इंटरप्ट कैसे कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। थर्ड है आपका मास्केबल, चौथा है नॉन मास्केबल, पांचवा है वेक्टर, छठा है नॉन वेक्टर। देखो, हार्डवेयर बेस्ड इंटरप्ट वो होते हैं जो हार्डवेयर डिवाइस जिस इंटरप्ट को देती है। जैसे आपने कीबोर्ड पर किसी प्रोग्राम को चलते वक्त क्लिक कर दिया कीबोर्ड से, तो आपका कुछ तो होगा ना स्क्रीन में जाके, या कुछ भी आपने की दबा दी है। तो जो हार्डवेयर बेस्ड इंटरप्ट है, जैसे प्रिंटर है, ये भी हार्डवेयर है, और भी चीजें हैं हार्डवेयर बेस्ड इंटरप्ट है। हार्डवेयर डिवाइसेस से जो इंटरप्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो क्या कहला है, हार्डवेयर कहला रहा है। सॉफ्टवेयर बेस का मतलब ये है कि आपने प्रोग्राम के अंदर ही ऐसी कोडिंग कर दी है कि मुझे इस सर्विस की डिमांड पड़ेगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मैं हार्डवेयर को एक्सेस करने जाऊंगा या मेमोरी को एक्सेस करने जाऊंगा, या ये चीज होनी चाहिए। मतलब प्रोग्राम के अंदर आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस प्रोग्राम के अंदर ही आपने कुछ इस तरह की कंडीशंस या इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं जो आपको सर्विस को प्रोवाइड, मतलब सीपीयू को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो वो कौन सा है, सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट कहलाता है। मतलब सॉफ्ट के अंदर आपने वो इंस्ट्रक्शंस दी हैं। ठीक है, तो वो कहलाएंगे आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट। आपका मास्केबल इंटरप्ट वो होता है जिसको हम मास्क कर सकते हैं। मास्क मतलब हम छुपा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मास्क कर दिया, मास्क किसी भी इंटरप्ट को मास्क कर दिया कि मैं, मास्क का ये मतलब है कि जैसे प्रिंटर से कोई भी आ सकती है, मुझे ये मालूम है कि इन फ्यूचर आ सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्रिंटर वाला जो पोर्शन था ना, इसको मास्क कर दिया है कि अब प्रिंटर से कोई इंटरप्ट नहीं आ सकता।
आपको जरूरत होगी ना तो भी नहीं आएगा इंटरप्ट, वहां से मुझे कोई सर्विस प्रोवाइड करानी नहीं है। तो मतलब उस आपने उसको छुपा दिया है कि इस डिवाइस से कोई भी इंटरप्ट नहीं आएगा। और एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट वो होता है जिसको आप मास्क कर ही नहीं सकते। मास नहीं, जैसे अब आपका ये है कि जो टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर होने के बाद ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो हो सकता है सीपीयू खराब हो जाए या कोई भी शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल तो फैन वैन आए, पुराने जो सिस्टम थे उसमें फैन वगैरह नहीं आते थे। तो वहां क्या नॉन मास्केबल इंटरप्ट था कि इस टेम्परेचर से ऊपर होने पर कंप्यूटर बंद होगा ही होगा, आप उसको रोक नहीं सकते। वो आपसे सर्विस की डिमांड कर रहा है कि सर इसको बंद करना ही करना है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट आपका कहलाता था। ठीक है, उसको आप मास्क नहीं कर सकते, वो तो सर्विस आपको देनी ही पड़ेगी। अगर इस टेम्परेचर से 30 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर पहुंचा तो सिस्टम बंद होना ही चाहिए, चाहे आपका कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो। वो कहलाता था नॉन मास्केबल इंटरप्ट। वेक्टर इंटरप्ट का मतलब ये है कि जो डिवाइस से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आप सर्विस डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा। अब ये इनपुट आउटपुट है, कीबोर्ड से आपने कोई चीज जनरेट की चलते हुए प्रोग्राम्स के अंदर, तो कीबोर्ड का क्या एड्रेस है, या कोई स्पेसिफिक एड्रेस है या रन टाइम पे उसको कोई एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिसका कोई स्पेसिफिक एड्रेस होता है कि इस डिवाइस का तो यही एड्रेस होगा, है ना, तो वो तो कहलाएगा आपका वेक्टर। और नॉन वेक्टर ये है कि हमारे पास एड्रेस नहीं बट मेमोरी स्पेस है, उसमें से कोई सा भी उसको एड्रेस हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स कहलाते हैं आपके। है? अब हर प्रोसेसर के अंदर वेक्टर अलग होते हैं, नॉन वेक्टर अलग होते हैं, आपको केवल डेफिनेशनली याद रखना है इसको। है? क्योंकि 8085 है उसमें वेक्टर जो है इंटरप्ट्स वो अलग हैं। नॉन वेक्टर्स तो फिर है ही, नॉन वेक्टर के तो कोई है ही नहीं, वेक्टर्स होते हैं बेसिकली, है ना, 4-5 तरीके के हैं। 8086 है उसमें अलग तरीके के वेक्टर्स स्पेस है, 8088 में अलग है, 80386 में अलग है। तो वहां आप स्पेसिफिक प्रोसेसर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सीओ पढ़ रहे हैं। सीओ मतलब हमें कॉन्सेप्ट को समझना है वहां पर, वहां हमको ये नहीं देखना कौन सा इंटरप्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे आपके इंटरप्ट होते हैं। ये कहाँ काम आ रहे हैं, इंटरप्ट ड्रिवन आयो के अंदर। और तीसरा है जिसका अपन कल डिटेल स्टडी करेंगे, वो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये क्या कहती है कि सर कॉन्सेप्ट ये है, ये आपका सीपीयू है, ये आपका मेमोरी है, और ये आपका इनपुट आउटपुट है। ठीक है, इनके बीच में ये सिस्टम बसेस हैं। आप ऐसा कीजिए कि ये तो आप कह रहे हो कि प्रोग्रामेबल डिवाइसेस है, सारा काम किससे हो रहा है, आपका प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है, मतलब हर चीज को एक प्रोग्राम मान रहा है। डेटा का ट्रांसफर भी कर सकता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी कर सकता है। लेकिन अगर आपको केवल डेटा का ट्रांसफर करना है तो वापस फेचिंग डिकोडिंग करने की आवश्यकता क्या है आपको, कर तो देगा ये, लेकिन हर काम उसमें, मैं कह रहा हूँ 1 बाइट किलो बाइट डेटा का ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर तो करना है ना, तो उसमें डिकोडिंग क्या है, कोई कैलकुलेटिव लॉजिकल ऑपरेशन तो है नहीं, कोई अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, तो आप उसको डिकोड करोगे फिर एग्जीक्यूट करोगे। डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता क्या, इसमें टाइम लगता है, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, आप 1 KB नहीं है, हो सकता है आप 1 GB डेटा का ट्रांसफर करोगे, तो हर इंस्ट्रक्शन के लिए, हर डेटा के लिए फिर फेचिंग डिकोडिंग एग्जीक्यूशन, फेचिंग डिकोडिंग एग्जीक्यूशन, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है आपका। तो एक नई डिवाइस थी, वो इंट्रोड्यूस की गई थी, उसका नाम था डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये कहती है कि आपको तो केवल एक लिंक प्रोवाइड कराना है डीएमए को, जैसे कोई आए, फिर सीपीयू का काम खत्म हो जाता है, और मेमोरी और इनपुट आउटपुट का डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है इसके अंदर। आपका सीपीयू का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं रहता है, डेटा ट्रांसफर। तो जो डीएमए थी वो केवल डेटा ट्रांसफर के लिए यूज में आती है आजकल। ठीक है, सीपीयू है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में काम आ रहा है और डेटा ट्रांसफर के लिए डीएमए काम आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि स्पीड जो है ना, कंप्यूटर की स्पीड वो बनी रहती है आपकी। जब बल्क ऑफ डेटा ट्रांसफर है डीएमए से करवा लो आप, और जब आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना है वो सीपीयू से करवा लो। है? तो वो डीएमए में क्या होता है, किस तरह से डेटा ट्रांसफर होता है, कैसे सीपीयू उसको इनिशिएट करता है ना, फिर सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है, फिर सारा कम्युनिकेशन मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में रहता है, वो कहलाता है आपका डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसको कल पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, कैसे ये काम करता है। वैसे ये सीनियर इंस्ट्रक्टर में दे रखा है, लेकिन मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर में आ रहा है, इसलिए कल अपन उसको पढ़ लेंगे। और कल आपका सीओए का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सीओए का। पर सीओए के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है। ठीक है, तो परसों से अपन चालू करेंगे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कोर्स।